आज का न्यू लेसन है। ठीक है, लेसन का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इसी के बारे में बताना है। तो आज के इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि पूंजीवाद क्या होता है। ठीक है, पूंजीवाद किसे कहते हैं। पूंजीवाद वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। वह चाहे जितना उत्पादन कर सकते हैं, मूल्य नियंत्रण भी सरकार के हाथ में नहीं होता है। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार का कोई भी दखल नहीं हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूंजीवाद कहा जाता है। अगला है खूनी रविवार क्या है। रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो नारे के साथ राजमहल की ओर बढ़ने लगा। सेना ने इन निहत्थों पर, ठीक है, गोलियां चलाई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तब से वह रविवार का दिन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यानी जिस दिन ये सब जो मज़दूर थे वो सब मांगने गए हक अपना, ठीक है, तो वो दिन ही रूस में 9 जनवरी 1905 को ही लोगों का समूह रोटी दो नारे के साथ राजमहल की ओर बढ़ने लगा। तो निहत्थे लोगों पर क्या बरसा दी गई, गोलियां बरसा दी गई, और वो दिन था रविवार, इसीलिए वो दिन खूनी रविवार के नाम से जाना गया। अगला है, ये डबल बार रिपीट है। नेक्स्ट पेज में है अक्टूबर क्रांति क्या है। 7 नवंबर 1917 को लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक ने बुजुर्ग वर्ग की सत्ता को उखाड़ फेंका और सर्वहारा वर्ग के शासन की स्थापना की, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह विश्व इतिहास में पहली साम्यवादी क्रांति थी। ठीक है, अगला है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग होता है जिसमें या जो अपने जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम पर निर्भर होता है। यानी जीवन जीने के लिए जो अपना काम करता है उसी पर निर्भर होता है। ठीक है, इस वर्ग में किसान लोग आते हैं, मजदूर आते हैं, छोटे दुकानदार एवं आम गरीब लोग भी आते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वहारा वर्ग। यानी मजदूर है, दुकानदार है और किसान है या आम गरीब है, तो इन सबको क्या बोला जाएगा, तो सर्वहारा वर्ग। इन लोग अपना काम करके ही अपना पेट चलाते हैं। ठीक है, तो इसे बोला जाता है सर्वहारा वर्ग। अगला में है क्रांति के पहले या पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। रूस के किसानों की स्थिति कैसा था। ठीक है, क्रांति के पहले। तो क्रांति के पहले रूस के किसानों की स्थिति जो थी अत्यंत दयनीय थी। अत्यंत क्या थी, दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे थे। खेत छोटे रहने से फसल उपजाने में दिक्कत होती होगी। ठीक है, बड़ा खेत से फसल उपजाने में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन छोटा खेत रहने से फसल को उपजाने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो होती होगी। और भी जिन पर पुराने ढंग से खेती करते थे, एक तो छोटा खेत होता था और इसको जो खेती भी करते थे तो पुराने ढंग से किया करते थे। ठीक है, उन पर या उनके पास पूंजी की कमी थी। वह हमेशा करों के बोझ से दबे रहते थे। यानी टैक्स उनके पास टैक्स उन पर इतना लगा दिया जाता था, ठीक है, कि वो सही से संभल नहीं पाते थे और सही से फसल भी नहीं लगा पाते थे, और पूंजी तो कमी होती ही थी। इन सब की स्थिति के चलते उनकी स्थिति क्या थी, बहुत ही ख़राब थी। किसानों की स्थिति ख़राब थी। कारण क्या है ख़राब होने का, तो कारण बस यही है कि जो खेत थे बहुत छोटे छोटे थे और पुराने ढंगों से खेती होती थी। उनके पास पूंजी नहीं थी और करों का बोझ ज़्यादा था। ऐसे कुछ पॉइंट है इसका। अगला है रूसी क्रांति के कारणों का वर्णन करें। ठीक है, रूस में क्रांति क्यों हुआ, इसका कारण क्या क्या था। तो पहला में है सामाजिक विषमता। समाज में एक तरीके से समानता नहीं थी। रूसी समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक है, रूसी समाज क्या था, 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक श्रेणी में संपन्न, समर्थ और सम्मानित लोग मतलब कि एक श्रेणी में बहुत ही जो बड़े बड़े लोग होते थे वो रहते थे। एक श्रेणी में संपन्न, समर्थ और सम्मानित वर्ग के लोग थे। ठीक है, और दूसरे वर्ग में पीड़ित, शोषित, भूमिहीन, यानी जिसके पास में ज़मीन वगैरह नहीं है। ठीक है, भूमिहीन, किसान और दास रहते थे। ठीक है, इस कारण से सामाजिक जीवन असंतोष, आक्रोश और उथल पुथल से भरा हुआ था।
इसी के कारण रूस में क्रांति लाजमी था। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार से पहले ही लेनिन स्वयं हुई युद्ध से हाथ खींच लिया। ठीक है, लेनिन की जो हार हुई यानी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार से पहले ही, ठीक है, लेनिन ने स्वयं हुई नहीं, मतलब कि स्वयं अपने आप को क्या कर लिया, वो पीछे हट गया। स्वयं लेनिन क्या हुआ, पीछे हट गया, युद्ध से हाथ खींच लिया, सैनिकों को अपने क्या किया, वापस बुला लिया। 1805 में रूस का जापान जैसे छोटे देश से हार जाना। रूस बहुत बड़ा देश, बड़ा कंट्री था, ठीक है, लेकिन जापान जो था वो छोटा कंट्री था। ये छोटा कंट्री था जापान, लेकिन जापान से क्या किया, रूस हार गया। ठीक है, रूस क्या किया, हार गया। ठीक है, और जिससे चलते यह मतलब कि अपना जो युद्ध से पीछे, जब ये हार गया तो युद्ध से पीछे हट गया रूस। ठीक है, रूस जब हार गया तो युद्ध से क्या हुआ, पीछे हट गया, युद्ध से पीछे हट गया। ठीक है, और सैनिकों को वापस बुला लिया। 1805 में रूस का जापान जैसे छोटे से देश से हार जाना, खून रविवार देश में फैली गरीबी और अन्य भाषावादियों पर ज़बरदस्ती रूसी भाषा ला देना आदि अनेक कारणों ने क्रांति का मार्ग क्या किया, तो प्रशस्त कर दिया। ये सब कारण था। अगला है, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। तो पहला में है अकुशल शासन व्यवस्था। ठीक है, रूसी क्रांति के कारणों का वर्णन करें तो पहला में है अकुशल शासन व्यवस्था। इसमें क्या है, रूस में सरकार अकुशल और निरंकुश थी। अकुशल समझ रहे हैं, ठीक है, कुशल नहीं था। अकुशल मतलब कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था। ठीक है, जार का प्रशासन निर्बल और भ्रष्ट था। उसके अफसर अयोग्य थे, अफसर भी अयोग्य था, मतलब समझ रहे हैं, वो योग्य सेनापति नहीं था, योग्य अफसर नहीं था। नियुक्ति का आधार भी क्या था, तो गलत था। योग्यता के जगह पर उन लोगों से क्या करता था, तो लोगों का स्थान भरना था, यानी अपने लोगों से स्थान भरना था। यानी कौन बनने लायक है, ठीक है, कौन बनने लायक नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अफसर कौन बनने लायक है, कौन नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं था। उन लोगों का मतलब था तो बस किससे था, अपना लोग को ही वो भरते थे, अपने लोग को ही वो जॉब देते थे, जिससे क्या हुआ, रूस में क्रांति की भावना आराम से हो सकता है, ऐसा अगर होगा तो। और स्वेच्छाचारी बढ़ गई थी, यानी अपना हिसाब से अपना माइंड जो भी है, जैसे राजा जो बन चुका है या शासन जो कर रहा है तो वह अपना फैमिली से ही किसी को जॉब वगैरह देता, ये सब करता था। ठीक है, यानी अकुशल शासन व्यवस्था, यानी उसका शासन करने का जो व्यवस्था था वो अच्छा नहीं था। ठीक है, अगला है रूसीकरण की नीति। रूस में अनेक राष्ट्र के लोग निवास करते थे। ठीक है, या विभिन्न भाषा भी बोलते थे और इनके रस्मी रिवाज भी अलग अलग थी। जब अलग अलग देश के हैं तो अलग अलग भाषा भी बोलेंगे, रीति रिवाज ही अलग अलग होगा। लेकिन क्या हुआ, रूसीकरण की नीति की सबको रूसी पढ़नी पड़ेगी और बोलनी पड़ेगी। लेकिन रूसीकरण की जब नीति हुई, मतलब रूसीकरण की नीति के अनुसार क्या हुआ कि सबको क्या करना पड़ेगा, रूसी पढ़ना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। ठीक है, जिसका विभिन्न लोगों ने विरोध किया। अब लाजमी ऐसा होगा ही, विरोध करेगा ही। ठीक है, जिसको कुछ नहीं, मतलब कि रूसीकरण का पढ़ाई सब नहीं पढ़ना है, नहीं बोलना है, तो वो तो विरोध करेगा ही। लोगों ने विरोध किया। 1863 में इस नीति के विरोध में विद्रोह भी हुआ। ठीक है, 1863 में इस नीति के विरोध, किस नीति के विरोध, तो रूसीकरण की नीति के विरोध में, ठीक है, क्या हुआ, विद्रोह भी हुआ। अगला है कामगारों की दयनीय स्थिति। कर्मचारियों को समय से ज़्यादा काम करना पड़ता था, उसके बदले में मिलने वाली मजदूरी इतनी कम होती थी कि उसी से उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाई होती थी। मालिक दुर्व्यवहार भी करते थे, हड़ताल पर प्रतिबंध था, उन्हें किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकारों में, ठीक है, प्राप्त नहीं था। ठीक है, यानी कामगारों की दयनीय स्थिति कहने का सामान्य अर्थ इसमें यही है कि इसमें मजदूरों से काम तो काफ़ी कराया जाता था, काफ़ी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लेना, मजदूरों से काम ज़्यादा करवाया जाता था, उनसे समय भी ज़्यादा लिया जाता था। ठीक है, लेकिन उनको वो हिसाब से मजदूरी नहीं दिया जाता था और उनको बोलने का भी कोई हक नहीं था। ठीक है, ऐसी स्थिति थी।
अगला है औद्योगिकीकरण की समस्या। रूस में औद्योगिक पिछड़ापन व्यापक था, क्योंकि पूंजी का अभाव था, यानी वहाँ कंपनी वगैरह नहीं था, जिसके कारण विदेशी पूंजी के बल पर कुछ उद्योग थे। ठीक है, विदेशी पूंजी के बल पर कुछ उद्योग वहाँ पे थे, लेकिन वह खास स्थानों पर ही अवस्थित थे। विदेशी पूंजीपति अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में मजदूरों का शोषण करते थे। ठीक है, क्या करते थे? तो मजदूरों का शोषण कर मजदूरों को क्या क्या करते थे? तो शोषण करते थे। विदेशी जो विदेशी क्या ये बोला जाता है, विदेशी पूंजी के बल पर तो कुछ पहले क्या लगा था? तो विदेशी पूंजी के बल पर कुछ उद्योग लगे थे। ठीक है, लेकिन कहाँ पे लगा था? तो रूस में। लेकिन वह खास स्थानों पर ही अवस्थित था। विदेशी पूंजीपति अपनी आय को बढ़ाने के चक्कर में मजदूरों का शोषण भी करते थे। मजदूर असहाय थे और राजा को कोई इसका चिंता ही नहीं था। ये इतना प्रॉब्लम था। ठीक है, अगला है नई आर्थिक नीति क्या है। वो उतना उसका वो पॉइंट वहीं तक था, लास्ट ये अलग है। ये नई आर्थिक नीति क्या है? तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नई आर्थिक नीति क्या है। ठीक है, तो 1920 से 21 में हुए विद्रोह के बाद लेनिन ने समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तन करने और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर लौटने के उद्देश्य से नई आर्थिक नीति की घोषणा की। ठीक है, नई आर्थिक नीति का उद्देश्य श्रमिक वर्ग और कृषि को भी आर्थिक स्थिति मजबूत करना था। नई आर्थिक नीति में मजबूत, इसका आगे भी लिखा हुआ है, बनाना था। पूरे देश की कामगार आबादी को देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना था तथा अर्थव्यवस्था के मूल उपकरणों को नियंत्रित रखते हुए आंशिक रूप से पूंजीवादी व्यवस्था को कार्य करने की अनुमति देना था। नई आर्थिक नीति के तहत उठाए गए कदम कुछ इस प्रकार से थे। वो कुछ किस प्रकार से थे? तो इसमें पहला है किसानों से उनकी अतिरिक्त उपज। ठीक है, यानी किसानों से उनकी अतिरिक्त उपज की वसूली बंद कर दी गई थी। अब किसानों को अपने अतिरिक्त उपज को बाज़ार में बेचने और उससे प्राप्त आय को अपने पास रखने की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा में था कि मुद्रा में अस्थायित्व आने पर सरकार ने अनाज के स्थान पर रूबल में कर लेने का प्रारंभ किया था। कर यानी टैक्स। ठीक है, सरकार ने ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण करके उसे किसानों को बांट दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट में है 1922 में लगभग 4000 छोटे उद्योगों को लाइसेंस जारी कर विदेशी कंपनियों को भी उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अगला है अधिक काम करवाने वाले और समान वेतन न देने की नीति समाप्त कर दी गई। यानी अब ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं करवाया जाता था, जितना काम उतना मजदूरी। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई। अब प्रतिदिन कितना मजदूर काम करेंगे? तो 8 घंटा, और वही हिसाब से वेतन उनको दिया जाएगा। सप्ताह का अवकाश यानी छुट्टी भी दिया गया सप्ताह में। ठीक है, बीमारी के दौरान वेतन और चिकित्सा लाभ और सामाजिक बीमा के लाभ आदि प्रदान किए गए। यानी सब चीज़ में अब सुधार हो रहा है। ठीक है, अगला है, उसका पॉइंट वहीं तक था। ये अगला पेज में क्या है? तो ये अगला क्वेश्चन में है रूसी क्रांति के प्रभावों की विवेचना करें। अब रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना बताना है। तो 1917 की रूसी क्रांति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी, जो निम्नलिखित इस प्रकार से है। जारशाही की समाप्ति। ठीक है, पहला में है जारशाही की समाप्ति। रूसी क्रांति ने निरंकुश और प्रतिक्रियावादी जारशाही को समाप्त कर दिया तथा किसानों के नेतृत्व में समाजवादी शासन व्यवस्था, ठीक है, की स्थापना कर दी। इसका पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट है समाजवादी विचारधारा का प्रचार। यह विचारधारा किसानों, मजदूरों तथा दलितों में बहुत लोकप्रिय हुई। रूस में सफलता के बाद यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होने लगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में है आर्थिक समानता का जन्म। क्रांति के बाद उत्पादन के साधनों, कारखानों, भूमि आदि का समाजीकरण हो गया और जमींदारों, सामंतों, पूंजीपतियों का विशेष अधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, अब उन सब का अधिकार इस पे नहीं होता था। अगला है
रूस का आर्थिक तथा औद्योगिक विकास। क्रांति के बाद निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण बिना मुआवजे के किया गया। ठीक है, यानी जिसका जो ज़मीन है, ठीक है, उसका क्या किया जाएगा, राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, तो बिना मुआवजे के किया जाएगा। और कारखानों पर श्रमिकों के स्वामित्व को लागू किया गया। इससे रूस स्वतंत्र औद्योगिक आर्थिक विकास हुआ। रूस में क्या हुआ, स्वतंत्र लागू किया, इससे रूस का स्वतंत्र औद्योगिक आर्थिक विकास हो पाया। अगला है किसान और मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। यानी इसमें क्या है कि क्रांति के बाद श्रमिकों को श्रम के अनुपात में वेतन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इसके अगला में वर्ग भेद की समाप्ति। क्रांति के बाद विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। कुल, वंश, लिंग, नस्ल, धर्म और जाति भेद किए बिना रूस के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिला। ठीक है, अगला धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा। यानी क्रांति के बाद रूस में सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया। ठीक है, और अगला में महिलाओं की स्थिति में सुधार। महिलाओं को मताधिकार, शिक्षा तथा रोजगार में भी पुरुषों के समान भी अधिकार दिया गया। ये सब पॉइंट है। ठीक है, ये सब पॉइंट किसके थे, तो ये सब पॉइंट था 1 मिनट, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, तो ये सब था प्रभाव। ठीक है, तो यानी 1917 की रूसी क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी वो कुछ इस तरीका से था जो मैं बताया अभी। ठीक है, अब धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा, ये तो बता दिए। महिलाओं की स्थिति में सुधार भी हो गया। अब ये लास्ट था। ठीक है, ये अगला में फिर अगला लेसन आ जाता है, ये लास्ट था। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रह देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।